नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। सारे क्वेश्चन आपके एक नंबर के हैं और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, कोयला में कौन सी संज्ञा होगी। तो आपका ऑप्शन दिया गया है समुदायवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका द्रव्यवाचक। आप जानते हैं कि जो नाप तौल की वस्तुएं होती हैं उनको हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सोना, वो भी नापा तौला जाता है, इसलिए है ना, सोना तौला जाता है इसलिए उसको द्रव्यवाचक कहेंगे। पानी वो नापा जाता है इसलिए उसको भी आप द्रव्यवाचक कहेंगे। तो कोयला भी आपका तौला जाता है इसलिए कोयला आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, हस्तलिखित में कौन सा समास है। हस्तलिखित में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हस्तलिखित शब्द है, इस हस्तलिखित को हम तोड़ें तो इसका अर्थ निकलता है, तोड़ेंगे तो हाथ से लिखा हुआ। क्या? हाथ से लिखा हुआ, से लिखा हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये से जो है ये कारक चिन्ह है, और जब किसी शब्द को तोड़ने पर बीच में कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। इसलिए ये हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी, करेक्ट जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आप अपना अनुमान लगाइए। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बुढ़ापा आ जाना, देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना। तो आँख का पानी ढल जाना मतलब होता है इसका निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो पेन डाउन करके रिपीट आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। दोस्तों, ये जो आपका शुद्ध वर्तनी है, तो हर एग्जाम में शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ये चार जवाब आपके सामने हैं, इन चारों में से कोई एक सही है, तो वो सही वाला जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी बर्तन जो आपका बा, र, अ, ता और न लिखा है, अलग अलग सब, वही आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन बहुत सारे से विद्यार्थी जो है वो आपका ऑप्शन सी की तरफ गए होंगे, जो कि आपका अशुद्ध है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है, दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर चार वाक्य हैं हमारे सामने, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है यही बताना है। फूल तोड़ लाओ, रवि स्कूल गया है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, वह लड़का चला गया। इनमें कौन से किसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी वह लड़का चला गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब कैसे ये करेक्ट जवाब होगा इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वह का प्रयोग किया गया है और ये वह आपका वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ये कैसा है, सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देखिए, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। जब हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम का जब हमने प्रयोग किया और जिसके लिए किया वह तुरंत बाद आ जाए तो वह क्या होता है, वह आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो वह का प्रयोग लड़का के लिए हुआ है और वह के जस्ट बाद लड़का आ रहा है, इसलिए वह क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, बचपन शब्द है। भाई, बचपन जो शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है या फिर सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो बचपन जो शब्द है ना, ये संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट जवाब होगा। अब इसको जान लेते हैं, ये बचपन अगर संज्ञा है तो किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं और उन पांचों भेदों में से ये जो बचपन है ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पर बचपन क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अस्थाई भाव की कुल संख्या है। तो दोस्तों देखिए, अस्थाई भाव वैसे तो अगर भरत मुनि के अनुसार देखा जाए, है ना, भरत मुनि के अनुसार देखा जाए तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी, अतः उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। लेकिन है ना, एक रस आपका बढ़ा दिया गया है और जिसकी वजह से रसों की संख्या 9 हो चुकी है और अस्थाई भाव की संख्या भी आपकी 9 हो चुकी है ना। तो अस्थाई भाव की संख्या इस समय कितनी आपकी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? 9 है। अगर आपसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछे या भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या पूछे तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा तब आपका 8। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल था। अर्थात जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ सन 2015 में, वह कहाँ हुआ था? यही हमसे पूछ रहा है। आप तो जानते हो कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन शिकागो में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, है ना। और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ था, उसमें भी स्वामी विवेकानंद ही गए थे। और ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है और ये 2015 में हुआ है। इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो आपका भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15वां, है ना, सन 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो ये जो काजू शब्द है ना दोस्तों, ये किस भाषा का शब्द है, यही हमसे पूछा है। पुर्तगाली है, जापानी है, फ्रांसीसी है, चीनी है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर पुर्तगाली भाषा का शब्द है आपका काजू, है ना दोस्तों। देखिए, ये जो काजू है, जो आलू है, इन सब की पहचान भी पुर्तगालियों ने ही कराई थी। काजू, आलू, मिर्च, है ना, अनानास, इन सब की पहचान भी पुर्तगालियों ने ही कराई थी और ये काजू का भी पहचान पुर्तगालियों ने कराया था। और काजू आपका पुर्तगाली शब्द है, इस चीज़ को जानते रहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? इसका सही जवाब है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ये रचना है आपके लल्लू लाल जी की, है ना। आप कैसे याद करोगे? अगर यहाँ पर प्रेम सागर की बात करते हैं, अर्थात प्रेम के सागर में सब कुछ लाल लाल ही दिखाई देता है और लल्लू लाल में भी सब कुछ लाल 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 ही दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय, धनंजय देखिए पहले दोस्तों इसको जान लेते हैं। धनंजय शब्द का अर्थ जान लेते हैं। धनंजय उसे कहते हैं जो धन पर विजय प्राप्त कर लिया हो। जो धन पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे हम कहते हैं धनंजय। और धन पर विजय प्राप्त करने वाले कई सारे लोग हैं, जैसे इंद्र हैं, धन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, है ना। विष्णु हैं, इन्होंने भी धन पर विजय प्राप्त कर ली थी। और अर्जुन ने भी धन पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो धनंजय धन पर विजय प्राप्त की हो जिसने, अर्थात में आप अर्जुन भी लिख सकते हो, है ना, और विष्णु भी लिख सकते हो, है ना, इंद्र भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, है ना। जैसे 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, वैसे ही धन पर विजय प्राप्त की है जिसने, अर्थात अर्जुन, है ना। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला प्रश्न है। इसमें कहा गया है निराशा में कौन सी संधि है? तो भाई साहब निराशा में आपका यहाँ पर संधि पूछा है, तो निराशा का आप संधि विच्छेद करेंगे तो निराशा का संधि विच्छेद होगा निधन आशा। निधन आशा बन जाएगा क्या? निराशा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये आपका विसर्ग है, अतः इसमें विसर्ग संधि होगी। तो निराशा में कौन सी संधि है? निराशा में आपका विसर्ग संधि होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? तो मैंने दूध पिया ये कैसा वाक्य है? आपका विधानवाचक वाक्य है या निषेधवाचक है या प्रश्नवाचक है या आज्ञावाचक है?
तो इसका जो सही जवाब है वो कैसे आप निकालोगे, ऐसे निकालिए कि मैंने दूध पिया। ये जो वाक्य है, क्या इसमें कोई आज्ञा दी जा रही है? नहीं दी जा रही है, तो ये नहीं हो सकता। क्या इसमें कोई प्रश्न किया गया है? मैंने दूध पिया, क्या इसमें कोई प्रश्न किया है? नहीं किया गया है, तो ये आपका प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अच्छा, क्या इसमें कुछ नकारा गया है, यानी नकारात्मक बात की गई है? तो ऐसा भी नहीं है, तो ये हमारा निषेधवाचक भी नहीं होगा। अर्थात हमारा ये आपका विधानवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी किस भाषा का शब्द है? देखिए भाई साहब, इसको आपको तो जानना ही चाहिए, क्योंकि आप हिंदी भाषा से संबंधित तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन हिंदी ही किस भाषा का शब्द है ये नहीं जानोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, इसको रट लीजिए। हिंदी जो है आपकी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये अगर आपको अभी तक नहीं मालूम था तो आज मालूम हो गया, और इसको कभी भूलने मत देना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा, देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है यामा, जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सन 1982 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसको तो याद ही करना है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है ये आपकी सांध्य गीत, ये महादेवी वर्मा जी की रचना होगी, है ना दोस्तों। और ये चाँद का मुँह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा है बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य विद्यमान है? तो देखिए दोस्तों, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही 3 वाच्य होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही 3 वाच्य होते हैं। मिश्र वाक्य तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाच्य होता ही नहीं है। तो इन्हीं तीनों में से कोई है। तो देखिए, जो भाववाच्य होता है इसमें असमर्थता का बोध होता है, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो नकारात्मक शब्द इसमें आता है, तो इसमें नकारात्मक आया नहीं है, अतः ये हमारा भाववाच्य नहीं होगा। जो कर्मवाच्य होता है उस कर्मवाच्य में एक कर्म मौजूद रहता है। अगर कर्म मौजूद नहीं है तो उसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि हाँ, कर्म होना भी चाहिए। तो ऐसा भी इसमें नहीं है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, ये आपका बच्चे जो धीरे धीरे चलते हैं ये आपका कर्तवाच्य होगा, है ना। ये आपका क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए दोस्तों, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदान, कर्म। तो कौन सा इसमें कारक है? तो देखिए यहाँ पर बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी ये जो बच्चे हैं, है ना, और जो बस है, ये दोनों साथ साथ गति करेंगे ना। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस में सवार होंगे और बच्चों को लेकर के बस आगे बढ़ेगी, अर्थात दोनों साथ साथ रहेंगे। तो आप कारक चिन्ह याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को किसको? करण से साथ द्वारा। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है उसका होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से, और इस से का अर्थ होता है साथ या द्वारा। तो यहाँ पर जो से आया है ये साथ या द्वारा की तरफ संकेत कर रहा है, अर्थात बच्चे और बस दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, है ना। एक साथ ही जाएंगे तो साथ साथ होगा ना। तो इसीलिए इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आपका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।